नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों को ले जा रही गाड़ियों के काफिले में एक गाड़ी जो थी उसको आईईडी से उड़ा दिया, यानी कि इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, उससे उसको उड़ा दिया। इस पूरे मामले पर आज हम चर्चा करेंगे तीन पहलुओं पर। पहला होगा मानवीय पहलू, दूसरा जो जांच हो रही है, और तीसरा पहलू होगा ग्राउंड रिपोर्ट। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे दंतेवाड़ा से विकास तिवारी, हमारे साथ रहेंगे जुल्फिकार अली जो दंतेवाड़ा में ही हैं, और भोपाल में अनुराग द्वारी। अलग अलग पहलुओं पर बात करने की। इतनी बड़ी घटना हुई, जवान शहीद हुए। आमतौर से शहीदों का पार्थिव शरीर जब उनके गांव या कस्बे में पहुंचता है तो श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ लग जाती है। और हम ये जो तीन पहलुओं में, तीन भागों में जो हमने इसको डिवाइड किया है, उसमें सबसे पहली बात जो वो हम मानवीय पहलू पर बात करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की दहशत इतना ज्यादा है कि एक शहीद दुगलो मंडावी के परिवार से उसके गांव वालों ने मना कर दिया है कि अंतिम संस्कार गांव में नहीं करें। हमारे सहयोगी विकास तिवारी ने जान गंवाने वाले जवान के भाई से बातचीत की। वो खुद डीआरजी का एक जवान है। डीआरजी मतलब वो पुलिस का वो हिस्सा, छत्तीसगढ़ पुलिस का वो हिस्सा जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गश्त लगाते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो क्या कहा इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। दंतेवाड़ा में कल एक जो बड़ी घटना हुई, और माना जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में बहुत दिनों के बाद एक दूसरी बड़ी घटना है जिसमें बड़ी संख्या में जवानों ने अपनी शहादत दी। आज दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन कार्ली में सभी जवानों को अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी, और इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री भी शामिल होंगे। इस दौरान आप देखें तो सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और लेकिन इसमें एक नई कहानी निकल कर आई है जो और भी ज़्यादा आपको विचलित कर देगी। दरअसल जो 10 जवान शहीद हुए हैं उसमें से एक जवान जिनके भाई के साथ हम खड़े हैं इस वक्त, इन्होंने बताया है कि जो जवान है उसके पार्थिव शरीर को गांव वाले गांव लाने से मना कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मंगलू राम मंडावी सर। और आप भी डीआरजी में? जी जी, डीआरजी में सर। तो ये आपके जो खत्म हुए भाई, उनका क्या नाम था? वो दुलगो मंडावी था सर। दुर्गो मंडावी जी, वो नव आरक्षक। जी नोवा रख सकते तो आप लोग आज बता रहे हैं कि यहीं पे अंतिम संस्कार करेंगे, गांव नहीं ले जाएंगे? सर। मतलब सरपंच से बातचीत किए थे तो नहीं हो पाएगा, उधर ही करो तो क्यों मना कर रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे कारण? तो नक्सली का थोड़ा दबाव होगा सर, नक्सली का। अच्छा, उनके दबाव। जी, वो जो खत्म हुए उनके पिताजी की भी हत्या माओवादी उनकी जी जी किए थे सर। कब की घटना है, कैसे क्या क्यों किया था, कुछ बताएं? तो हम मुझे नहीं पता था सर, लेकिन वो 2017 में उनके पिताजी को मारे थे। वो नक्सली मारे थे? जी, नक्सली। अच्छा, जी। तो और ये कौन है जो आई हुई? उसका पत्नी है सर। पत्नी और बच्चा, एक ही बच्चे हैं उनके? जी, एक ही बच्चा है सर। अच्छा, जी। तो क्या लगता है कि अब अंदर ले जाने से तो गांव वालों का समर्थन नहीं है क्या कि गांव का एक लड़का शहीद हो गया है, उसका अंतिम संस्कार अपने गांव में होना चाहिए? सर उन लोगों की मतलब यहाँ लाने नहीं देंगे बोल रहे थे। हाँ, नक्सली लोग तो दबाव कारण। आपका गांव भी वहीं है? जी, वहीं 3 किलोमीटर अंदर। विकास तिवारी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, जब आप ये बात कर रहे थे इस जवान के भाई से, मैं सुन पा रहा था और बहुत ही दर्द हो रहा था सुन के, पीछे किस तरीके से महिलाएं रो रही थीं, लगातार रोने की आवाज सामने आ रही थी। इस ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए, जो पार्थिव शरीर है वो गांव तक नहीं जा सकता है नक्सलियों के दबाव में। तो ऐसे में जब सरकार ये दावा करती है कि बहुत प्रभाव क्षेत्र कम हो गया है नक्सलियों का, तो ये किस तरीके का प्रभाव कम हुआ है कि गांव वाले रिस्क नहीं लेना चाहते, पार्थिव शरीर गांव नहीं लौटाना चाहते? देखिए, सरकार के दावों का क्या है, सरकार आंकड़ों पे खेलती है और कागजों पे सारे दावे करती है, लेकिन हकीकत जो आपने तस्वीर देखी, जो शहीद जवान है उसके भाई से जो हमने बातचीत की, उसने सारी सच्चाई खोल कर रख दी।
वो लड़का जो शहीद हो गया, जो डीआरजी का जवान था, उसका भाई खुद डीआरजी का जवान है। उसने कई सच्चाइयां सामने कबूल की कैमरे के सामने। उसने कहा कि किस तरह से जो गांव का सरपंच है उसने मनाही की है, और गांव के सरपंच ने उसकी भलाई के लिए मनाही की है। कारण यह है कि जो माओवादियों का दबाव है कि वो लड़का जो डीआरजी में चला गया, अधिकतर अंदरूनी इलाकों के जो युवक होते हैं, माओवादी उन्हें हमेशा मना करते हैं कि वो किसी भी तरह से पुलिस के लिए काम ना करें, पुलिस से ना जुड़े, और ना ही किसी ऐसी नौकरी में जाए जो कि पुलिस से जुड़ा हो। उसके बावजूद अगर गांव का कोई लड़का डीआरजी में चला गया तो उसका पूर्णतः विरोध किया जाता है, बाइकआउट भी किया जाता है। इसके पहले भी उनके परिवार वालों के साथ मारपीट की गई। जो शहीद जवान है उसके पिता की हत्या तक 2017 में माओवादियों ने की। और आज जब आपने देखी होगी ये तस्वीरें पहले भी कि हमारे देश में जब कोई जवान शहीद होता है तो उसके गृहग्राम में एक अलग ही माहौल तैयार होता है। केवल गृहग्राम ही नहीं, आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, पूरी जगह से सैकड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए भीड़ की तरह उमड़ पड़ते हैं, और साथ ही साथ उसके जो स्वागत की तैयारी की जाती है और अंतिम यात्रा की जो तैयारी होती है वो ऐतिहासिक होती है। लेकिन बस्तर में एक अलग ही कहानी। अब आप सोचिए कि वो गांव, जिस गांव में वो लड़का पैदा हुआ, उस गांव में खेला कूदा बड़ा हुआ, और आज वो बस्तर में शांति के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। लेकिन हुआ क्या कि जब वो शहीद हो गया तो उसके ही गांव में उसे ले जाने की आखिरी जो अंतिम यात्रा है, तो उसके गांव की जो मिट्टी है उससे महरूम कर दिया गया, केवल इसलिए कि माओवादियों का प्रभाव अभी भी उस इलाके में बड़ी संख्या में है और उनका दबदबा आज भी काबिज है। जी नहीं, तो ये बात क्या सरकार को नहीं बताई गई, या सरकार के संज्ञान में नहीं लाया गया कि शहीद दुलगो मंडावी के साथ इंसाफ कैसे होगा अगर उसका अंतिम संस्कार उसके गांव तक में नहीं हो सकता है? तो ये बात क्या परिवारजनों ने सरकार को बताई? सरकार के संज्ञान में भी है। लेकिन सरकार के संज्ञान में है, लेकिन होता यह है कि ऐसी परिस्थितियों में जब जो उनके परिजन होते हैं वो खुद भी नहीं चाहते कि अगर सरकार चाहती तो पुलिस बल लगाकर उन इलाकों में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता, लेकिन उसके बाद के जो पहलू हैं जो सामने निकल कर आते हैं, जिसमें उनके परिजनों के साथ मारपीट, जिस तरह से जो शहीद जवान है उसके पिता की हत्या 2017 में कर ही दी गई थी, और भी जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी लगातार फिर मारपीट होती। इस जवान ने, डीआरजी के जवान जो कि उस शहीद जवान का चचेरा भाई है, उससे हमने जो बातचीत की, उसने बताया कि लगातार उनके परिजनों के साथ माओवादी मारपीट किया करते हैं, और यही वजह है कि अब वो लोग गांव नहीं जाते। खुद डीआरजी का जवान बता रहा था कि वो किस तरह से डीआरजी में जब से वो पुलिस में भर्ती हुआ है, पहले गोपनीय सैनिक और फिर आगे चल के जब वो डीआरजी में उसको उसकी पदस्थापना हो गई, तो उसके बाद से वो अपने गांव नहीं जाता। गांव कब जाता है? जब ऑपरेशन के दौरान 50 से 100 की संख्या में अन्य जो सैनिक होते हैं उनके साथ जब वो जाता है, उसी दौरान वो अपने गांव जाकर घर की स्थिति और कुशल क्षेम जान देता है। लेकिन वो अकेले नहीं जाता, उसे पता है अगर वो अकेले जाएगा तो वापस लौटेगा या नहीं ये नहीं मालूम। अगर आज भी उसके जवान के पार्थिव शरीर को अगर पूरे फोर्स और सुरक्षा के साथ गांव तक ले जाया भी जाता तो उसके बाद के जो रिजल्ट है वो काफी भयावह होते। बस्तर में कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि पुलिस के इंटरफेयर के बाद कई चीजें थोड़ी सुलझी हुई नजर जरूर आती हैं, लेकिन उसके बाद की जो नीतियां माओवादी अपनाते हैं और जो परिणाम सामने आता है वो काफी दुखद होता है। कई दफे हत्याएं की है माओवादियों ने जब उनकी बात नहीं मानी जाती। इसलिए जो परिजन है वो इसी में भलाई मानते हैं कि माओवादियों ने जो फरमान जारी कर दिया है उसी को मतलब मान लिया जाए। और जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर यह बड़े शर्म की बात है कि देश के लिए जान गंवाने के बाद भी किसी शहीद को वो सम्मान ही ना मिले जिसका वो पूरी तरीके से हकदार है। इसी वजह से हमने सोचा कि आज विकास तिवारी की ये रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाई जाए, और कोई भी चीज दिखाने से पहले इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, बहुत मेहनत की है आज 3-3 लोगों ने मिल करके छत्तीसगढ़ की इस घटना पर एनडीटीवी के। लेकिन यह एक ऐसी बात थी जिससे शुरुआत करनी चाहिए थी कि आपको देश के लिए शहीद हो जाने के बाद भी आपको सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके आप वो हकदार हैं, तो फिर हमने क्या हासिल किया? यह सवाल सरकारों को भी पूछना होगा, और ये सरकार उन गांव वालों, ये सवाल ये उन गांव वालों को भी अपने आप से पूछना होगा कि क्या वो ये चीज चाहते थे। ये मानवीय पहलू है इस घटना का। लेकिन चलिए देखते हैं कि आज का घटनाक्रम क्या रहा। दंतेवाड़ा से अरनपुर में हमला कैसे हुआ और अब क्या हाल है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली। नक्सलियों ने इस स्पॉट से
जो आईईडी में लगा हुआ जो तार था उसे लगाया था और यहाँ पे पूरे साक्ष्य मौजूद हैं। हालांकि एफएसएल की टीम ने यहाँ से तमाम चीज़ें निकाल ली हैं और ये पत्थर है और इस पत्थर के नीचे जो है ये जगह है, यहाँ पे दोनों तारों को रखा हुआ था। और ये जो है पेड़ है, इस पेड़ को देखें कि इस पेड़ से अगर हम बाहर की तरफ देखना चाहें तो बाहर का कोई नज़ारा नज़र नहीं आता और यहाँ से छुपकर जो है नक्सली बैठे हुए थे और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तार जो है इस तरीके से यहाँ से छुपाया गया था और ये यहाँ से जो तार की जो एक छोटी सी लकीर है ये बनी हुई है और यहाँ से लेकर जो सड़क के बीचों बीच तक आईईडी जो एक्सप्लोसिव लगाया गया था उससे कनेक्टेड था और यहाँ पर नक्सली बैठे थे। एक नक्सली ऊपर भी चढ़ा हुआ था क्योंकि यहाँ से देखना मुश्किल है कि सड़क यहाँ से नज़र नहीं आती है। तो इस जगह से उन्होंने जैसे ही गाड़ी आई और उन्होंने दोनों तारों को टच किया होगा और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए और एक जो ड्राइवर है वो भी उसकी मौत हो गई। आईईडी ब्लास्ट जो है इस जगह पे लगाया गया था, इसे अंदर लगाया गया था और एक विश्वस्त और हाईली सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है। अधिकारी ने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि जो आईईडी ब्लास्ट जो नक्सलियों ने किया है ये मुश्किल से 24 घंटे पहले ही लगाया गया होगा क्योंकि इस जगह पे जो आईईडी लगा था इस गड्ढे के अंदर, तो अगर पुराना यहाँ पे आईईडी लगाया गया होता तो ये जो जगह है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये मुलायम नहीं, भुरभुरी नहीं होती। और यही बात जो है अधिकारियों ने बताई है कि यहाँ पर कुछ घंटों पहले ही आईईडी को लगाया गया और यहाँ से इस तार को दूर जो पेड़ है वहाँ छुपने के लिए वहाँ फिर नक्सली बैठे हुए थे और यहाँ से एक ड्रिल करके, क्योंकि ये भुसभुसी मिट्टी थी और यहाँ से ड्रिल करके उन्होंने यहाँ पे आईईडी प्लांट किया था। हालांकि ये ज़रूर उन्होंने कहा कि इसके पहले उन्होंने इस जगह को चिन्हांकित किया हुआ था कि ताकि भविष्य में यहाँ पे आईईडी लगाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे जो भुरभुरी मिट्टी है उसको रखा गया था और फिर यहाँ पे आईईडी प्लांट किया गया। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि जो नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया, जो बात निकल कर सामने आ रही थी कि ये पुराना आईईडी हो सकता है, 10 साल पुराना हो सकता है, 5 साल पुराना हो सकता है, लेकिन अधिकारियों ने उनके अपने तजुर्बे से बताया कि जिस तरीके की यहाँ की भुरभुरी मिट्टी थी और यहाँ पे मिट्टी को निकाला हाथ से जा सकता है, तो ये आईईडी मुश्किल से 24 घंटे पहले यहाँ पे प्लांट किया गया और उनके पास पुख्ता सूचना थी कि यहाँ से डीआरजी के जवान निकलेंगे और निकले और उन्होंने यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया, जिसमें इतनी बड़ी घटना हुई है, जिसमें 10 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर की मौत हुई है। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो जुल्फिकार ने मौके से आपको सारा हाल बताया है, लेकिन आइए एक नक्शे पर समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। तो नक्शा जरा स्क्रीन पर आपको दिखाएं जिससे आपको एक अंदाजा लग जाए। ये एक सड़क है, एक तरफ ऊपर वाला छोर दंतेवाड़ा जा रहा है, नीचे वाला अरनपुर। यहां पर इस सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो गाड़ी अरनपुर की ओर चल रही है। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ, अगर आप थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि सड़क किनारे गड्ढे में नक्सली छुपे हुए थे और यहीं पर वो भुरभुरी मिट्टी जिसकी बात जुल्फिकार कर रहे थे वो यहां पर थी। ये भुरभुरी मिट्टी इस तरीके की है जिससे आप धीरे धीरे करके खोद करके और सड़क के नीचे, यानी कि नक्सलियों को पता था कि यहां से सड़क खोदना आसान होगा। ब्लास्ट के 24 घंटे पहले उन्होंने वो आईईडी यानी कि 50 किलो विस्फोटक वहां पर लगा दिया क्योंकि वो करना आसान था। उसके बाद 150 मीटर दूर वहां से एक पेड़ पर जाकर के उन्होंने एक तार खींचा यानी कि एक वायर, और इस पेड़ के ऊपर 2 नक्सली थे। एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था ताकि जिसको रेंज से दिखे कि कब गाड़ी आ रही है और कब नहीं आ रही, और नीचे एक नक्सली था जो कि तार लिए खड़ा हुआ था कि जैसे ही ऊपर से इशारा मिलेगा वो तार जोड़ देगा और विस्फोट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 150 मीटर दूर ये तार बिछाए वो बैठे हुए थे। इतने में गाड़ियां आईं और जैसे ही वो गाड़ियां आईं, जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी आई, ऊपर वाले नक्सली ने नीचे वाले को बताया कि मिला दो तार। उसके बाद उसने तार मिला दिया और 150 मीटर दूर से ही बम दाग दिया गया और उसमें हमारे जवान शहीद हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में। यह था पूरा घटनाक्रम, इस तरीके से हुआ था। ये अभी जो ताजा जानकारी हमको मिली है उसके आधार पर हमने एनिमेशन तैयार किया। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, जाहिर है सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, बल्कि कार्रवाई हो रही है। वो कह रहे हैं हमने 2 नक्सली पकड़ भी लिए। बघेल साहब, आपका कहना है कि आपके पास, पुलिस के पास एक जिंदा नक्सली है और एक नक्सली को आपने मार गिराया है। हाँ, वो है जिंदा, नहीं एक जिंदा, दोनों जिंदा है। अच्छा, एक इलाज चल रहा है और एक को साथ मिला है, एक हमारे कस्टडी में है। दोनों हमारे कस्टडी में है, दोनों उसी आपके। ऑपरेशन में गए थे हमारे जवान। तो आइए देखते हैं कि जांच में अब तक क्या पता चला है। यह हमें सूत्रों से ये बातें पता चली हैं। दंतेवाड़ा में अब तक क्या हुआ? एनडीटीवी के सूत्रों के मुताबिक धमाके में 50 से 60 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। बुधवार सुबह सुरंग बनाकर विस्फोटक प्लांट हुआ, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एनिमेशन के माध्यम से आपने देखा। आमा पांडुम में पैसे मांगने वाले 4 दल थे। उनके पास खड़े नक्सलियों ने यह सूचना दी कि डीआरजी की गाड़ी से पहले 3 गाड़ी निकली। आम नागरिकों की गाड़ी को निशाना नहीं बनाया गया और चिन्हित किया गया कि किस गाड़ी को निशाना बनाना है और कब ये जो विस्फोटक लगाए हैं इसको कब ब्लास्ट करना है, कब कनेक्शन बिठाना है, और वो तार ऐसे यूं जोड़े ताकि उसके बाद विस्फोट हो जाए। इस मामले में लापरवाही होने की भी बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल तोड़कर मुख्य सड़क से जाने की चूक हुई। सर्च ऑपरेशन पर मुख्य सड़क से नहीं गए। जंगल के अंदर पगडंडियों से होकर गुजरने के निर्देश थे। डीआरजी जवानों को वाहन में जाने की इजाजत कैसे मिली? डीआरजी हमेशा 2 पहिया वाहन में ही जाते थे। 50 से 60 किलो विस्फोटक के बारे में खुफिया तंत्र को पता क्यों नहीं चला? इतना बड़ा विस्फोटक आपके प्रदेश में आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और यह आया कहां से? बहुत भारी मात्रा में आया है। तो और जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? सेंसिटिव इलाका है। 18 अप्रैल को नक्सलियों ने बीजापुर के विधायक के काफिलों पर भी हमला किया था। माओवादियों ने कहा कि निशाना नेता नहीं पुलिसकर्मी थे। रोड ओपनिंग पार्टी कहां थी? 10 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा बलों के कैंप थे, मगर सड़क पर नक्सली बारूद बिछा कैसे सकते हैं? तो वो जांच कहां थी? आप कैसे, मतलब 24 घंटे में उन्होंने बिछा दिया, आपको कुछ पता भी नहीं चला? गड्ढा खोद दिया, भुरभुरी मिट्टी खोद दी, आपको पता भी नहीं चला। इस चूक की वजह से 10 जवान और 1 ड्राइवर की जान गई। सड़क निर्माण का काम यहां सालों से चल रहा है। पुलिस को पता है कि यहां कई जगहों पर बारूद बिछा हुआ है। जिस गाड़ी से जवान आए उसी से लौटना क्या भारी चूक थी? हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये कुछ बिंदु हैं जिनको लेकर के अब सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने भी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरीके से एक ऑपरेशन किया गया, नक्सलियों ने वहां पर मिट्टी खोद करके 50 किलो विस्फोटक बिछाया, 150 मीटर दूर गए, वहां जाकर के उन्होंने एक पेड़ पे चढ़ा है, दूसरा नीचे है। उनको पता था कि गाड़ी कहां से आ रही है। तो ये सब चूक में गिना जाएगा या नहीं? बिल्कुल संकेत, देखिए क्या है कि ये जो अरनपुर का इलाका है, अगर आप जगरगुंडा की तरफ आगे जाएंगे, जो एक वक्त पर नक्सलियों की राजधानी थी, 2 साल पहले वहाँ स्कूलों में जब घंटियां बजी तो हम कवरेज करने गए थे, और वहाँ एक पुल है। पुल के इस तरफ पहले माना जाता था कि सरकार है और दूसरी तरफ जनताना सरकार यानी नक्सलियों की सरकार है, वहाँ पर जाना आसान नहीं था। तो ऐसे में जब ये सड़क बन रही है, एक तो सड़क की क्वालिटी बहुत ख़राब है, वहाँ पर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि जिसकी तरफ कोई ध्यान जाता नहीं है। बहरहाल ये मामला अलग है। आप सोचिए कि जो अरनपुर का पुलिस थाना है जहाँ विस्फोट हुआ है, वहाँ से मात्र 700 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में गंभीर सवाल तो है ही कि 700 मीटर की दूरी पर दिन में ही खोद कर 50 किलो विस्फोटक डाल दिया गया, किसी को पता नहीं लगा। दूसरी जो एक अहम बात वो ये है कि जो दरभा डिविजनल कमेटी है माओवादियों की, जो मुख्यमंत्री जिनकी तरफ बता रहे हैं, दरअसल वो 8 लाख का इनामी जगदीश है। और जगदीश की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर वहाँ पर गए थे डीआरजी के जवान और वो 2 नक्सली पकड़ कर लाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या मुखबिरी की जो सूचना थी वो 2 तरफा ट्रैप तो नहीं था? क्योंकि पकड़ने तो जगदीश को गए थे, 2 नक्सलियों को पकड़ कर लाए, 31 घंटे का ऑपरेशन चल रहा था और जिन गाड़ियों में गए वो अरनपुर थाने में खड़ी थी। आप सोचिए कि 4 दल आमा पंडुम यानी बच्चे भी खड़े थे और बच्चों के साथ नक्सली। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि ये नक्सली है, ये गांव वाला है, क्योंकि सब एक जैसी वेशभूषा, एक जैसे पोशाक, एक जैसी भाषा बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे डीआरजी पर हमला हुआ है इस पर में हैरत इसलिए है क्योंकि तो वहीं के स्थानीय लोग हैं जो भली भांति समझते हैं। कई उसमें से आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली हैं, कई वहाँ के युवा हैं।
तो ऐसे में थाना 700 मीटर की दूरी पर, और जो दरभा डिविजनल कमेटी है जिसने आखिरी बड़ा हमला किया था लोकसभा चुनाव के वक्त, जो बस्तर से पूरे इकलौते बीजेपी के विधायक जीते थे, भीमा मंडावी, उनका काफिला, जो उनकी गाड़ी थी वो तो बुलेट प्रूफ थी, लेकिन ऐसा ही धमाका हुआ था और उनकी गाड़ी भी 10-12 फीट ऊपर उछल गई थी और इतना ही बड़ा गड्ढा वहां पर बना था जब मैं गया था। और रात को भी वहां पर फायरिंग कर रहे थे, जब एक सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट ने मुझे फिर खींचकर वो वहां से लेकर आके आए कि यहाँ पर अभी फायरिंग चल रही है, और हम रात को भी धमाके की आवाज़ सुन रहे थे। तो एक जो बड़ा सिरदर्द ये होने वाला है कि दंतेवाड़ा में काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। अभी भी जो दक्षिण बस्तर है, दूसरे ज़िले हैं, सुकमा हो, नारायणपुर हो, वहाँ पर अभी भी नक्सलियों का बहुत खौफ है, अभी भी वहाँ पर उनकी एक अच्छी खासी तादाद है। लेकिन इधर दंतेवाड़ा की तरफ उनकी तादाद थोड़ी कम हुई थी, उनका रसूख कम हुआ था। तो अब जिस तरह से दरभा डिविजनल कमेटी जगदीश, और ये भी बताया गया है, सूत्रों ने मुझे बताया है कि जो मंजू एरिया कमांडर है वो भी इस हमले के वक्त वहां पर मौजूद थी। तो एक तरह से अपने उन्होंने आमद दर्ज करा दी है जिस जिले से लगभग पूरी तरह से खात्मा हो गया था नक्सलियों का। जी बिल्कुल। जांच के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे और अब तक क्या पता चला है अनुराग? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो पहली बात यह है कि क्या ये जो मुखबिरी की सूचना थी जगदीश के बारे में, जो टिप ऑफ मिला था और जिसके बाद डीआरजी की टीम गई थी, कहीं वो डीआरजी के लोगों को फंसाने के लिए ट्रैप तो नहीं था? जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है नक्सली बताकर के, वो कौन है, उनसे कितनी अहम जानकारी मिल सकती है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है वो जो भी ऑपरेशनल यहाँ पर जो रही हैं, खामियां रही हैं, जिनके बारे में हमने इशारा किया कि रोड ओपनिंग पार्टी नहीं थी, अमूमन ये गाड़ियों में नहीं चलते, डीआरजी के जवान सड़क या दोपहिया वाहन से चलते हैं, जो दोनों तरफ पेट्रोल होना चाहिए था वो क्यों नहीं था, और जिस तरह से आमा पंडुब में रोका गया, क्या रोकना सही था उनको? क्योंकि वो पूरा रास्ता जो है उसमें बहुत लोगों को पता है वहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर प्लांट किया गया है, और जिस तरह की मशीनरी चाहिए इस तरह की इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को पकड़ने के लिए, क्या वो नहीं है, उसकी सहूलियत नहीं है। फिर से एक बार इंटेलिजेंस फेलियर, क्योंकि 50 किलो अगर विस्फोटक लाकर प्लांट किया जा रहा है, रातों रात उसको प्लांट किया जा रहा है, तो जिस तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस होना चाहिए क्या नहीं है? डीआरजी की खासियत ही ये थी जब 2008 में उनकी स्थापना हुई थी कि स्थानीय लड़ाके हैं, सरेंडर नक्सली है, तो इनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो क्या उसमें कोई चूक हो रही है? क्या बहुत आसान मान लिया गया था? क्योंकि अब दंतेवाड़ा से नीलवाया या आरनपुर आप जाएंगे तो वह रास्ता अब बहुत आसान मान लिया जाता है, वहाँ गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो पिछले 2-2.5 साल में इस तरह का कोई हमला हुआ नहीं था, जबकि पूरा जो किरंदुल से लेकर आगे तक का स्ट्रेच है वो खतरनाक माना जाता है, और कहीं ना कहीं लापरवाही तो इतने बड़े स्तर पर हुई है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अब देखना ही होगा आगे जांच में क्या पता चलता है। बहुत बारीकी से अब तक जो जानकारी मिली है और ये घटनाक्रम हुआ कैसे, ये प्रकरण हुआ कैसे, वो हमने आपको एक एनिमेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश की। आइए रुक करते हैं एक दूसरे प्रदेश का। आज जब सुबह का सूरज भी नहीं निकला था, तब अंधेरे में बिहार के सहरसा जेल से पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की जेल से छुट्टी हो गई। होनी ही थी। जेल के नियम को बदला गया ताकि आनंद मोहन जैसे उम्र कैद की सजा काट रहे हत्या के दोषियों की सजा नर्म कर दी जाए। प्रशासन ने तड़के रिहाई का फैसला किया और किसी तरीके से हंगामे से बचने के लिए किया। अब एक होनहार आईएएस अधिकारी की हत्या का दोषी के साथ नरमी बरती जाएगी तो लोगों में नाराजगी तो होगी। लोग भी नाराज, आईएएस अफसर भी नाराज, और जिनकी हत्या हुई जी कृष्णैया, उनके परिवार वालों का क्या हाल होगा यह सोचा ही जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्वर्गीय डीएम कृष्णैया की बेटी पद्मा कृष्णैया। पद्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। आपके पिता के हत्यारा आनंद मोहन जेल से रिहा हो गया है, यह आपके लिए कितना शॉकिंग है जब आपको ये पता चला? ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दुख भरी न्यूज़ है कि आनंद मोहन को आज रिलीज कर दिया गया है सुबह में। और हमका ये बहुत बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसे एक क्रिमिनल को स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको इतना फ्री छोड़ देंगे। और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। हमारा दुख का तो हम क्या बताएं। 29 इयर्स जो भी था, आज तक का स्ट्रगल वैसा ही है।
उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। मेरे पापा के गुजर जाने के बाद जो भी इम्पैक्ट हमारे लाइफ्स पे हुआ है, शायद वो हम ही समझ पाते हैं। पद्मा जी, आपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपील की है, आपको लगता है कि पीएम और राष्ट्रपति की तरफ से जवाब आएगा, आप की आवाज सुनी जाएगी? हम तो होप करते हैं कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचे, क्योंकि ये जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है ये सिर्फ हमारे फैमिली के लिए ही नहीं, सरासर पूरे नेशन के लिए हुआ है। आज तक भी 29 इयर्स के बाद भी अगर लोग इतना याद कर रहे हैं मेरे पापा के बारे में, तो वो कितने अच्छे इंसान थे, इसको सोचना चाहिए। एक ऐसा एक हिनियस एक्ट जो आनंद मोहन जी ने किया था उस दिन के रात में, तो उसको तो कभी भी एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए। और ये जो भी चल रहा है कि हमको सुनने में आया है कि वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए कर रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, तो आई मीन ऐसे इंसान को तो मत लेके आइए पॉलिटिक्स में जिसका मेंटल स्टेबिलिटी ही नहीं है। ऐसा इंसान जो आज शायद आपकी नजरों में अच्छे काम करके जेल में अच्छा बिहेवियर रख के, शायद उनका ये खुद का एक प्लान था कि अच्छा एक बिहेवियर में फॉलो करूं तो शायद मैं बाहर आ सकता हूं। तो मेरा तो यही विनती है नीतीश कुमार जी से कि ऐसे क्रिमिनल्स को एंकरेज नहीं करना चाहिए। ये पहली बार ऐसे हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर ऐसा बड़ा आरोप लगा है कि क्रिमिनल्स को एंकरेज करके उनकी फायदा के लिए उनको बाहर लिया जा रहा है। तो हम बिल्कुल भी इस बात से अग्री नहीं करते। पद्मा जी, आप क्या बिहार सरकार के किसी मंत्री से बात आपकी हुई है या नीतीश कुमार से बात हुई है, आपने रिक्वेस्ट की है कि आनंद मोहन को वापस जेल भेजा जाए और जो हो रहा है वो सही नहीं है? देखिए, पहले से भी हमने कभी कोशिश नहीं की थी। पापा का जब डेथ हो गया था 1994 में, हम बहुत छोटे थे, मम्मा सिंगल पेरेंट थी, तो हम मम्मा को सिर्फ यही सोचना था कि बच्चों की जिंदगी को हम कैसा अच्छा करें। पापा होते तो कैसी जिंदगी देते, तो शायद मम्मा ने वैसे ही सिंगल होके कष्ट उठाए हैं हमको पालने में। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि अभी मेजोरिटी में भी देखा जाए तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो आनंद मोहन को सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे, मगर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन बिहार इज वेरी सपोर्टिव ऑफ अस, और बहुत इसके बारे में सोच रहे हैं, कम्प्लीटली अगेंस्ट है इसको लेके। पॉलिटिशियंस की बात किया जाए तो इतने सालों में तो कभी भी किसी का अप्रोच हमारे तरफ नहीं था, हमसे किसी ने बात नहीं किया है, ना तभी नहीं किया था, आज भी किसी का फोन नहीं आया था। एक जायसवाल जी है, उनका नाम हमको सही से याद नहीं है, उन्होंने कांटेक्ट किया है आज हमको, बोल रहे थे कि उनको हमसे बात करना है, हम मिलने आएंगे आपसे, तो बस उनकी फोन कॉल आई है। पद्मा जी, क्या नीतीश कुमार से आप बात करना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि वो आपकी बात सुने, इस कार्यक्रम के माध्यम से सीधा आपसे संवाद करें, समझाएं आपको आंखों में आंखें डाल करके, देख करके कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया है? रिक्वेस्ट तो हम उनको करना चाहते हैं, मगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारी बात वो समझ पाएंगे। हम तो यही कहते हैं कि मेरे पापा जो थे, जो बहुत ही ज्यादा सिंसियर ऑफिसर थे, उन्होंने जैसे पढ़ाई की, किन परिस्थितियों में पढ़ाई की, शायद उनको नहीं पता है। उनकी जो पैदाइश भी हुई थी एक बहुत ही स्मॉल विलेज में हुई थी, जहां आज भी सिर्फ आपको एक 100 हाउसेस से ज्यादा नहीं होंगे। तो इमेजिन कर सकते हो आपकी तब के टाइम में वो कितना छोटा विलेज था, उस विलेज को एक ही शॉप था तब। तो ऐसे सिचुएशन से आके उनका ड्रीम एक जो था उनका, उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने पढ़ाई की है, स्कॉलरशिप से पढ़ी है, पढ़ाई करते समय उन्होंने पैसा थोड़ा कमाने के लिए रेलवेज में लोडिंग और अनलोडिंग भी किया था, कोल का रिक्शा चलाया था। ये सुनने में लोगों को समझ शायद नहीं आएगा, क्योंकि उनकी एक जो ड्रीम थी, इतने छोटे विलेज से आके भी उनका हमेशा से यही था कि अब अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन रहा हूँ तो इसके पीछे कारण लोगों का है, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। तो वो बहुत ही ज्यादा थैंकफुल थे इस बात को लेके, और आखिरी दम तक भी उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, चाहे उन्होंने सोचा सिर्फ वो बॉडीगार्ड के बारे में जिनको मॉब ने अटैक किया था। चाहे तो जो ड्राइवर थे तब दीपक कुमार जी और मेरे पापा, जो भी ये हो रहा था इंसिडेंट उस दिन रात में,
उनको मौका था एस्केप करने का, मगर उन्होंने नहीं किया। जैसे बॉडीगार्ड को अटैक किया, पापा ने बोला ड्राइवर से कि गाड़ी रोको और पीछे लेके जाओ। अगर वो चाहते तो चले जाते, मगर उन्होंने मरते दम तक भी उन्होंने नहीं सोचा उनके बारे में। तो ऐसे ऑफिसर के साथ एक इतना घटिया एक एक्ट किया गया है मॉब लिंचिंग करके, और आनंद मोहन जी का इसमें हाथ है, क्योंकि उन्होंने इतना इंस्टिगेट किया था मॉब को जाके अटैक करने के लिए। मेरे पापा बोल रहे थे कि मैं मुजफ्फरपुर का डीएम नहीं हूँ, मैं गोपालगंज का डीएम हूँ, मगर फिर भी उन्होंने उनकी बात कुछ नहीं सुनी। हम समझ सकते हैं कि उनमें एजिटेशन हो सकता है, मगर उनको किसने राइट दिया है मेरे पापा की हत्या करने के लिए? और आज जाके बोल रहे हैं कि क्योंकि उनका बिहेवियर अच्छा है उनको बाहर रिहा कर सकते हैं, बाहर रिलीज कर सकते हैं। ये तो हम बिल्कुल भी अग्री नहीं करेंगे। हम कंप्लीटली अगेंस्ट है इस बात को लेके, और हमसे जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि हम लड़े इसके बारे में। हम सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं, हमारी विनती यही है कि हम नरेंद्र मोदी जी तक भी जाएंगे, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसे बहुत लोग बीजेपी पार्टी में भी है जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। जी, एक पोस्टर दिखाना चाहते हैं पद्मा जी आपको, संभवतः आपने देख ही लिया होगा। ये पोस्टर जरा फुल फ्रेम दिखा दें अपने दर्शकों को भी। एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, सजा याफ्ता थे, और कानून बदल करके, कानून को संशोधित करके जब वो बाहर आए, उनको सुस्वागतम शेर बिहार बोला गया। सजा याफ्ता शेर बिहार है, ऐसे पोस्टर वहां पर लगे। 23 साल पहले पद्मा जी आपके पिता की जब हत्या हुई थी तो आप महज 4 साल की थी। आपकी माताजी का कहीं एक इंटरव्यू देते हुए हम लोगों ने सुना जिसमें वो कह रही हैं कि आगे की जिंदगी आसान नहीं होगी। वो ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ, मैं ये बात से सहमत हूँ डेफिनेटली, क्योंकि ये अब की बात नहीं है। जब हमारे पापा को मार दिया था और हम लोग बिहार से हैदराबाद आ गए थे, तब से लेके आज तक हम डर में ही जी रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, ऐसे लोगों को तो हम बिलीव नहीं कर सकते कि हमारे साथ वो लोग कुछ नहीं करेंगे। तो ये डर हमेशा से ही बैठा था, शायद पहले थोड़ा कम था, अब ज्यादा हो गया है। तो अभी देखते हैं कि हमारी ये जो जुडिशरी सिस्टम है ये हमारी सपोर्ट में कितना आता है और हमारी बात को कितना समझते हैं। हमारी जो ये सिचुएशन है, हमने कितना स्ट्रगल किया एक सिंगल पेरेंट होके, तो लड़कियों को पालना, इस सोसाइटी में बड़ा करना, केपेबल इनफ बनाना, ये एक आसान बात नहीं है। हमने पापा को खोया है, मेरी मम्मा ने अपने हस्बैंड को खोया है। ये सब कुछ तो वापस नहीं आएगा ना, उनके अच्छे बिहेव करने से थोड़ी ना वापस आएंगे। वो तो जब जेल में थे वो तो अच्छे से बाहर आते थे, मीटिंग्स अटेंड करते थे, फंक्शंस अटेंड करते थे। ऐसी सुविधा हमको नहीं थी ना। हमने तो बस 4 साल अपनी जिंदगी हमारे पापा से गुजारे थे। मेरा आखिरी सवाल पद्मा जी, देश में काफ़ी सारे वकील हैं, अलग अलग पार्टी से भी इत्तेफाक रखते हैं, और कुछ ऐसे भी नामी गिरामी वकील हैं जो कि प्रो बोनो केस लड़ते हैं, मुफ्त में लड़ाई लड़ते हैं। क्या आपको ऐसा कोई वकील मदद करने के लिए क्या सामने आया है, ये कहते हुए कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, या आप किसी को अप्रोच करेंगी? नहीं नहीं नहीं, किसी ने अप्रोच नहीं किया है, और हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमारे एसोसिएशन वाले जो इन्होंने इतना सपोर्ट किया हुआ है, 2008 में जब भी केस भी निकला था, उनको बहुत टाइम लगा था प्रूफ्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए, कोलेट करके वो लोग एक प्लान में आए थे। तो हम उनके साथ हैं। अलग से तो लड़ाई हम कर नहीं पाएंगे, हमारा क्या है, हम बहुत छोटे लोग हैं, हम अकेले से लड़ नहीं पाएंगे। मगर एसोसिएशन वाले बहुत ही स्ट्रांग है, वो आगे लेके जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट तक ये, और हम सोच रहे हैं कि हमारी बात वहां तक पहुंचे, बिहार तक पहुंचे और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचे, कि ये जो मेरे पापा का इतना बुरी तरीके से उनको मार दिया गया, उसका इफेक्ट कितना ज्यादा फैमिली पे पड़ा होगा, इसको कंसिडर करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल पद्मा, किसी का भी दिल टूट जाए इस तरीके की खबर जब सामने आए, लेकिन क्या इस देश की व्यवस्था पर, इस देश की न्याय प्रणाली पर, जुडिशरी पर आप आज भी उतना ही भरोसा करती हैं जितना पहले करती थी? आपको लगता है कि आपको कोर्ट से इंसाफ मिल सकता है? हाँ, डेफिनेटली है, होप तो है। अभी जैसे कि हमारे जुडिशरी सिस्टम में अगर एक लॉ आता है
अगर पीपल लाइक 80% ऑफ इंडियाज नेशन अगर अग्री करती है एक लॉ को, तो आई थिंक वो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि ऐसा लॉ आए जहाँ पे किसी भी स्टेट में ये माफिया, जो गैंगस्टर, ये सब का इनका चलता है, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। लोगों में एक डर पैदा होना चाहिए, उन जैसे लोगों को, आनंद मोहन जैसे लोगों को, उसका हिस्ट्री कुछ अच्छा नहीं है कि उसको पॉलिटिक्स में फिर से लेके आया जाए। पद्मा कृष्णैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत करेज चाहिए जिस तरीके से आप ये लड़ाई लड़ रही हैं, और ये दुख की बात भी है कि इस तरीके से एक परिवार जिसने एक सदस्य खोया है, उसको जख्म भरने के बजाय जख्म कुरेदे जा रहे हैं, और वो तकलीफ आप झेल रही हैं। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। मैदान में कुश्ती के दांव आजमाकर देश के लिए इज्जत कमाने वाले पहलवान आजकल अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने उनके विरोध का विरोध किया। और खुद बृजभूषण शरण सिंह आज जब अपना स्पष्टीकरण देने सामने आए, इतने 2-1 दिनों में पहली बार आए, तो फिर वो कवि हृदय हो गए, कविता वगैरह गाने लगे। जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा। दंगल अब सड़कों पर है। ताव पटखनी की बात करने वाले बाहुबली और कुश्ती के कप्तान भावुक हो गए हैं। कविताओं के सहारे अपनी बेगुनाही का दावा पेश कर रहे हैं, जबकि खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर धरना देकर उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खिलाड़ियों को लेकर अच्छी खासी सहानुभूति भी है, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने खिलाड़ियों को आड़े हाथों लिया है। वो लोग पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना? तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम, instead of coming to us they are gone straight away to street. No, it is not good for the sports, not only for the residents. मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूँ। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड कीजिए, उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे, ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। भारत की इकलौती ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने उल्टे अब तक जांच कर रही ओवरसाइट कमेटियों पर ही आरोप लगाए हैं। ये भी कहा है कि धरने से हटेंगे नहीं। ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो गई, वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं, और हम बैठते भी नहीं यहाँ। अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। लेकिन लगातार धरने के बावजूद पहलवान अभी तक एफआईआर तक दर्ज कराने में नाकाम रहे हैं। फिर उनका ये भी कहना है कि सिर्फ एफआईआर से बात नहीं बनने वाली। सुप्रीम कोर्ट में बात गई है, अब आपका मतलब प्रोटेस्ट अगर ये है, क्योंकि आपको अखाड़े में भी जाना है, ये प्रोटेस्ट कैसे खत्म होगा? सर प्रोटेस्ट तो देखिए, अगर ये कंप्लेंट्स ले लेते हैं, एफआईआर कर लेते हैं, उसको अरेस्ट करके इंक्वायरी स्टार्ट कर देंगे तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। मामला अब सुप्रीम अदालत में है। ऐसे में शुक्रवार का दिन पहलवान, कुश्ती संघ और भारतीय खेल से जुड़े स्टेक होल्डर्स के साथ करोड़ों फैंस के लिए भी बेहद अहम हो गया है। वैसे तो पहलवानों की असली रौनक अखाड़ों के दंगल और पोडियम पर ही दिखाई देती है, लेकिन पिछले करीब 3 महीने से कुश्ती के दांव पेच सड़क से लेकर अदालत और पुलिस स्टेशन से लेकर जंतर मंतर तक लगाए गए। ऐसे में खेलों का भला तो बिल्कुल नहीं हुआ, और अब एक्सपर्ट्स को ये भी डर है कि कहीं सबका असर इसी साल होने वाले एशियाड और अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक्स पर भी ना दिखाई दे। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। तो सरकार की बात, खिलाड़ियों की बात आपने ये सब सुन ली, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जिनके पर ये आरोप लग रहे हैं, वो गोंडा में बैठे बैठे कवि क्यों बन गए? आइए सुनते हैं। एक कविता मुझे इस समय याद आ रही है, और कविता ये है, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा,
जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा और चाहूंगा ऐसी जिंदगी जीने के पहले कि मृत्यु मेरे करीब आ जाए। और आइए अब बात करते हैं कमाल खान की। उनको गुजरे हुए करीब 1.25 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उनकी यादें अब भी उतनी ही ताजा हैं। कमाल खान के शहर लखनऊ में उनकी यादों के चिराग आज शाम जले तो अंधेरे में वैसी ही रोशनी फैल गई जैसे वो अपनी खबरों, अपनी आवाज से फैलाते थे। जावेद अख्तर समेत कई नामी गिरामी लोगों ने आज शाम को एक कार्यक्रम में शिरकत की। कमाल खान एनडीटीवी ही नहीं बल्कि पूरी टीवी पत्रकारिता पर अपनी गहरी छाप छोड़ गए। घाट पे बैठ के राहुल गांधी के साथ सभा करने का एक खूबसूरत जो फिलहाल खराब कर दिया है। हालांकि लोग हटे नहीं, ज्यादा आ रही हैं कि क्रिमेट करने में उनको मुश्किल हो रही है। माहौल और परसेप्शन के ऊपर लड़ा जाता है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है यानी फ्यूडल डेमोक्रेसी में, और वो ज्यादा बोल रहे हैं जो कुछ अननेचुरल डेथ के कारण जाएगी, क्योंकि यहाँ बहुत पतली पतली गलियां हैं और बिजली के मुद्दों को लेकर के आती हैं। अभी तक बीजेपी के पास से उठाया जा सकेगा। पिछले कई दिनों से यहाँ पे चल रहा है। वाले समारोह में आपस में मारपीट हो गई। जवां जवां हंसी हंसी ये लखनऊ की सरजमीन। दरअसल लखनऊ एक एहसास भी है जिसे रूह से महसूस किया जा सकता है। फिलहाल कमाल खान को लखनऊ से इजाजत दीजिए। आदाब। हम आज यहाँ दोस्तों कमाल खान के बारे में बात करने आए। कमाल खान की शख्सियत के बारे में, उनके काम के बारे में और उससे ज़्यादा उनकी कदरों के बारे में, क्योंकि वो सिर्फ एक शख्स नहीं थे। कमाल एक ऐसे कमाल के आदमी थे जो कुछ अलग किस्म की कदरें लेकर के ज़िंदगी में जी रहे थे और उन्हीं कदरों को अपने काम में भी लेके आए थे। जावेद साहब, आज के पूरे प्रोग्राम का उन्वान जो रखा गया है वो है लखनऊ के कमाल और कमाल का हिंदुस्तान। तो कमाल जो कुछ भी थे, हालांकि वो जौनपुर के थे, लेकिन लखनऊ बहुत कम उम्र में आ गए थे और जौनपुर लखनऊ में कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं है। जौनपुर से लखनऊ ने बहुत कुछ लिया है और बहुत कुछ दिया है जौनपुर को। लेकिन वैसे ही लखनऊ में, जो लखनऊ एक सिर्फ शहर का नाम नहीं है, लखनऊ एक तहजीब का नाम है, लखनऊ एक गंगा जमनी तहजीब का नाम है, लखनऊ की एक अलग शख्सियत रही है, लखनऊ एक इंसान दोस्ती का नाम है। ऐसे ही लखनऊ में आपका भी जन्म हुआ था और यहाँ भी आपने आंखें खोली थी। यहाँ कॉन्वेंट में आपने पढ़ाई की थी, इस स्कूल में नहीं आए थे आप। उस लखनऊ को आप कैसे याद करते हैं आज? बहुत दिल चाहता है कि जिस मोहल्ले में मैं रहता था, न्यू हैदराबाद, उस पर एक किताब लिखूं। उसमें 8-10-12 घर एक सड़क के दोनों तरफ थे और हर घर को हम बच्चे जानते थे और हर घर के लोगों को जानते थे। वहाँ पर कुछ राजपूत ठाकुर फैमिली थी, कुछ कायस फैमिलीज थी, कुछ मुस्लिम फैमिलीज थी, तो कुछ बंगाली क्रिश्चियन फैमिलीज थी जो कि लखनऊ की ज़बान बोलते थे। वो लोग, वो वहाँ के त्यौहार,
वहाँ का मिलना जुलना, वहाँ साथ उठना बैठना, वहाँ की दोस्तियाँ, वहाँ की छोटी मोटी र्यूमर्स आपस में। इसलिए क्या चीज़ हो रहा था कि घर में रहते थे, जो वो हमारा घर था वो बाद में बिक गया। वहाँ कुछ बहुत अच्छे लोग रहते हैं। मैं जाता हूँ, अभी तो बहुत जल्दी में आया हूँ इस फंक्शन के लिए, वरना हमेशा वहाँ जाता हूँ और मुझे पूरा वो घर घुमाते हैं जिसमें मेरा बचपन गुजरा है। तो यहाँ कोई हैरत की बात नहीं है कि वो लखनऊ के जो बेहतरीन रवायात हैं, जो बेहतरीन ट्रेडिशन थे, वो एक पर्सोनिफिकेशन कमाल साहब उसके बने। मैं उन्हें ज़ाती तौर से नहीं जानता। आज कितने चैनल हैं, सुबह से शाम तक चलते रहते हैं, और हर चैनल में 8-10 तो हैं ही एंकर्स और कंपेयर करने वाले लोग, उनकी तो कमी नहीं है। वो इंसान जिससे मेरे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं थे, अगर मुझसे किसी ने कहा कि भाई आप पैसा जलसा है वहाँ जाएंगे, वो क्या चीज़ थी मुझे लाई। ये एक इंस्टिंक्ट है। बहुत सारे आते हैं स्टेज पे और स्क्रीन पे बोलने वाले, लेकिन कोई बात कमाल खान में थी कि जो कन्वे होती थी कि ये आदमी डायलॉग नहीं बोल रहा है, ये आदमी पंच लाइन्स नहीं बोल रहा है, ये आदमी वो बोल रहा है जो इसके सच्चे दिल से निकल रहा है। इसके अंदर कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई ड्रामेटिक बात नहीं कर रहा। ये आपको वो सच्चाई आपका इंस्टिंक्ट बताता था कि है, और वही सच्चाई की इज्जत मुझे आज लखनऊ लाई। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।